हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आर के सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजी यौगिक को शुरू किए थे और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस किए थे, जैसे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या है। फिर हम लोग देखे थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जटिल यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उप सहसंयोजी यौगिक किसे कहा जाता है। फिर हम लोग अगले टॉपिक में पढ़े थे कॉम्प्लेक्स पार्ट, जटिल भाग या कॉम्प्लेक्स आयन, जटिल आयन किसे कहा जाता है। फिर हम लोग डिस्कस किए थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जटिल यौगिक को उप सहसंयोजी यौगिक क्यों कहा जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु होता है। क्वेश्चन है कि जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ऑप्शन ए में है सामान्यतः संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व। ऑप्शन बी में है प्रतिनिधि तत्व। ऑप्शन सी में है दोनों। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आइए हम लोग एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला है सामान्यतः संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व। दूसरा ऑप्शन है प्रतिनिधि तत्व। सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। संक्रमण तत्व क्या होता है? तो डी ब्लॉक तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। इस पॉइंट को हम लोग डी ब्लॉक जब पढ़ रहे थे तो बिल्कुल क्लियर कर दिए थे कि डी ब्लॉक तत्व को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये प्रतिनिधि तत्व क्या है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। प्रतिनिधि तत्व को क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को एक साथ प्रतिनिधि तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट को एक साथ प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। लेकिन जटिल यौगिक के निर्माण में मुख्य रूप से संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व केंद्रीय परमाणु के रूप में कार्य करता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निर्माण में सेंट्रल मेटल एटम के रूप में मुख्य रूप से डी ब्लॉक या संक्रमण तत्व होता है। लेकिन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल मेटल एटम के रूप में ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट उपस्थित होता है। इसलिए यहां राइट ऑप्शन होगा बोथ, दोनों। जटिल यौगिक के निर्माण में या जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु के रूप में कौन सा उपस्थित होगा? दोनों। लेकिन अधिकांश 99% जटिल यौगिक में केंद्रीय परमाणु के रूप में संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व उपस्थित होता है। आइए अब हम लोग
दूसरे पॉइंट को नोट करते हैं। यह हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित किस जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। चॉइस ए में है, ऑप्शन ए में है हीमोग्लोबिन, चॉइस बी में है विटामिन B12, चॉइस सी में है क्लोरोफिल और चॉइस डी में है नन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित किस जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट उपस्थित होता है? मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट उपस्थित नहीं होता है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट उपस्थित होता है। यह हीमोग्लोबिन है। इस हीमोग्लोबिन में केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में आयरन होता है। हीमोग्लोबिन भी एक आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। यह हीमोग्लोबिन जटिल यौगिक है, लेकिन इसमें केंद्रीय परमाणु के रूप में आयरन उपस्थित होता है। यह विटामिन B12 का केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन। इसका केमिकल नेम है विटामिन B12 का। कई बार बोर्ड में आ चुका है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन, और इसमें केंद्रीय धातु के रूप में कोबाल्ट उपस्थित होता है। और कोबाल्ट क्या है? संक्रमण तत्व है। आयरन क्या है? संक्रमण तत्व है। ये क्लोरोफिल जो है, ये क्लोरोफिल भी एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये क्लोरोफिल क्या है? एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन इसमें केंद्रीय धातु के रूप में, केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। और ये मैग्नीशियम कहाँ का तत्व है? S ब्लॉक का तत्व है। ये D ब्लॉक तत्व नहीं है। तो ये क्लोरोफिल एक ऐसा जटिल यौगिक है जिसमें केंद्रीय परमाणु के रूप में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? क्लोरोफिल। क्वेश्चन क्या था हमारा वो पहले अच्छे से समझ लीजिए। निम्नलिखित किस जटिल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट उपस्थित होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो ये क्लोरोफिल एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में मैग्नीशियम उपस्थित होता है, जो एक प्रकार का नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो आइए पहले अभी इसको हम मिटा लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जटिल यौगिकों के निर्माण में मुख्य रूप से केंद्रीय धातु परमाणु
के रूप में संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व भाग लेता है। क्यों? क्वेश्चन है हमारा, जटिल यौगिकों के निर्माण में मुख्य रूप से केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व भाग लेता है, क्यों? तो ऑप्शन पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पहला है धातु परमाणु का आकार छोटा होता है। दूसरा होता है नाभिकीय आवेश का मान उच्च होता है। तीसरा है इसके पास खाली डी एटॉमिक ऑर्बिटल उपस्थित होता है। चौथा है यह दो प्रकार का संयोजकता प्रदर्शित करता है, अर्थात ये प्राथमिक संयोजकता एवं द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करता है। और 5 में है ऑल, सभी। इस क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जाता है, एक तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में रहेगा। तो जब शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में रहेगा तब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, पहले उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार और फिर से देखिए। जटिल यौगिकों के निर्माण में मुख्य रूप से केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व भाग लेता है, क्यों? जटिल यौगिकों के निर्माण में केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में मुख्य रूप से डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व भाग लेता है, क्यों? क्योंकि सभी डी ब्लॉक तत्व का एटॉमिक आकार जो होता है, एटॉमिक साइज का जो मान होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा क्या है, उसके नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, उच्च होता है। इसके पास खाली डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है और ये वेरिएबल वैलेंसी मतलब दो प्रकार के संयोजकता को प्रदर्शित करता है, जिसे प्राथमिक संयोजकता एवं द्वितीयक संयोजकता कहा जाता है। इन कारणों से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निर्माण में केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व उपस्थित होता है। और जब इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा तो किस तरह से जवाब दीजिएगा, कहेगा जटिल यौगिकों के निर्माण में मुख्य रूप से केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक तत्व उपस्थित होता है। तो पहला चॉइस रहेगा, धातु परमाणु का आकार छोटा होता है, नाभिकीय आवेश का मान उच्च होता है और यह दो प्रकार के संयोजकता को प्रदर्शित करता है। और चौथा ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑल। तो हम लोग क्या मारेंगे, ऑल। मतलब इस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन छोड़ेगा और ऑल का ऑप्शन बनाएगा। तो हम लोग क्या मारेंगे, ऑल। अब आइए हम लोग
चौथा क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बिल्कुल एक छोटा कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, इसलिए पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर अगले कंसेप्ट को डिस्कस करके एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग एक छोटा कंसेप्ट को देखते हैं। एसिड बेस कंसेप्ट, एसिड बेस कंसेप्ट 11th में हम लोग पढ़े थे। लेविस एसिड क्या होता है, लेविस बेस क्या होता है। लेविस एसिड वैसा मॉलिक्यूल्स या स्पीसीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी को एक्सेप्ट करता हो, ग्रहण करता हो, तो उसे लेविस एसिड कहा जाता है। मतलब ये लेविस एसिड जो होगा ये होगा लोन पेयर एक्सेप्टर, जो लोन पेयर को क्या करता हो, ग्रहण करता हो। जो लोन पेयर को क्या करता हो, ग्रहण करता हो, तो उसे लेविस एसिड कहा जाता है। फिर ये लेविस बेस क्या होता है, तो वैसा मॉलिक्यूल्स या केमिकल स्पीसीज जो हमेशा लोन पेयर को डोनेट करता हो, त्याग करता हो, तो उसे लेविस बेस कहा जाता है। मतलब ये आपका लेविस बेस जो होगा लोन पेयर डोनर होगा, ये हमेशा लोन पेयर को त्याग करता होगा। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है पहले वो समझिए। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि ये सेंट्रल मेटल एटम इस लिगेंड से हमेशा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से उप सहसंयोजी बंधन से एक्सेप्ट करता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये केंद्रीय धातु परमाणु इस लिगेंड से हमेशा उप सहसंयोजी बंधन की मदद से लोन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मतलब आपका ये सेंट्रल मेटल एटम क्या है, लोन पेयर एक्सेप्टर है, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, लेविस एसिड, La, लेविस एसिड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निर्माण में सेंट्रल मेटल एटम हमेशा लिगेंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इसलिए ये आपका सेंट्रल मेटल एटम लेविस एसिड के तरह कार्य करता है। और ये लिगेंड हमेशा लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड उप सहसंयोजी बंधन से, इसलिए ये आपका लेविस बेस के तरह कार्य करता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम लेविस एसिड के तरह कार्य करता है, जबकि लिगेंड लेविस बेस के तरह कार्य करता है। तो इस पर हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है एसिड बेस कंसेप्ट के अनुसार जटिल यौगिकों के निर्माण के समय निम्न में कौन सा कथन सही है। चॉइस ए में है केंद्रीय धातु परमाणु लेविस एसिड के तरह कार्य करता है। बी में है लिगेंड
लेविस बेस के तरह कार्य करता है। सी में है दोनों सही है और डी में है कोई नहीं, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? दोनों, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निर्माण के समय लेविस एसिड के तरह कार्य करता है और लोन पेयर ये लिगेंड डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, इसलिए ये लिगेंड लेविस बेस के तरह कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ये आपका सी होगा। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु लेविस एसिड के तरह कार्य करता है और ये लिगेंड लेविस बेस के तरह कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा दोनों सही है। मतलब ए और बी दोनों कथन सही है। अब हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर दो छोटे पॉइंट को पहले नोट करते हैं, फिर आगे के पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि प्रतिनिधि तत्व क्या होता है। प्रतिनिधि तत्व इंग्लिश में से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। कौन सा एलिमेंट कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक तत्व को एक साथ प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक तत्व को एक साथ प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। कहा जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि संक्रमण तत्व क्या होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या होता है? हम लोग पिछले चैप्टर डी ब्लॉक में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक लाइन यहां हम लोग नोट कर लेंगे। डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक तत्व को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व, अथवा वे तत्व जिसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 to 9 हो तो उसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ से आगे के टॉपिक को अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। जय हिंद।